बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शादी के बाद मैं और साजिद एक अलग घर में रहने लगे। अलग घर क्या था, 9 कमरों का जहन्नुम था, जहाँ गर्मी में घुटन और सर्दियों में सख्त सर्दी होती। यहाँ तक कि मौसम की शिद्दत मुझे जिंदगी से नफरत करने पे मजबूर कर देती। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे। मैं साजिद को कहते कहते थक गई थी कि खुदा के लिए किसी अच्छी जगह पर घर ले लो, यहाँ सर्दी और गर्मी गुजारना मुश्किल हो गया है। मगर वो मेरी बात ना सुनता। आज भी रात के 12 बज गए थे। मैं उसका इंतजार कर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि इस मोहल्ले के लोगों के बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं थी। 3 साल में मुझे इतना भी नहीं पता था कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है। यहाँ पूरा दिन लड़के आवारागर्दी करते और रात होते ही डाके मारने एक आम सी बात थी। सब अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके रखते थे। हमारे मोहल्ले की गलियां तंग थीं। अगरचे मैं सबसे निचली मंजिल पर रहती थी, मगर छत पर जाने वाली सीढ़ियां मेरे दरवाजे से लग कर जाती थीं। इसी वजह से मैंने खौफजदा होकर दरवाजा बंद कर लिया। 1 घंटे में साजिद घर आ गए। मैं उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने दरवाजा बजाया तो डरते डरते मैंने दरवाजा खोला था। कभी कभी तो गली की मध्यम रोशनी में उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता। मैंने झट से दरवाजा बंद कर लिया तो वो चौंक कर बोले, क्या हुआ साथिया, तुम इतना डर क्यों रही हो? यहाँ रहते हुए तुम्हें 3 साल हो गए हैं, अभी तक तुम्हें अकल नहीं आई? साजिद की बात सुनकर मुझे और गुस्सा आया। मैंने उनसे साफ कह दिया कि अब मैं घर में नहीं रहना चाहती क्योंकि इस घर में रहते हुए मुझे घुटन का एहसास हो रहा है। साजिद मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, जैसे मेरी कान पड़ी बात सुनाई ही न दी हो। साजिद की एक आदत थी कि वो जब भी घर आते हैं हमेशा मुझसे खाना मांगते, लेकिन आज उनका लहजा बदला हुआ था। वो गुमसुम से बिस्तर पर बैठे और बैठे बैठे ही सो गए। मैं उनको देखती रह गई कि साजिद को क्या परेशानी है। उनके हाथ में तोड़ा मरोड़ा कागज था जिसे उन्होंने जोर से मुट्ठी में बंद कर रखा था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उनकी मुट्ठी खोलकर देखूं कि वो कागज में है क्या। साजिद के चेहरे पर गौर से देखने पर मट्टी के निशान मालूम हो रहे थे। लगता था साजिद बहुत थके हुए हैं। या खुदाया, मेरे साजिद को आज क्या हुआ है? इस तरह तो इन्होंने कभी भी नहीं किया। मैं परेशान होकर सोचने लगी और फिर मैं भी सोने के लिए लेट गई। सुबह मेरी आंख खुली तो साजिद मुझसे पहले बेदार हो चुके थे। नमाज वगैरह से फारिग होकर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। तभी मैंने उनसे पूछा, आपका कल रात का रवैया कुछ अजीब था। उन्होंने मेरी बात का कोई खास जवाब नहीं दिया। मेरे बार बार इसरार करने पर भी कहने लगे कि मैं थका हुआ था और कोई बात नहीं। फिर मैंने अपनी बात कर दी, साजिद मुझे इस घर में डर लगता है, तुम कहीं और घर ले लो। मेरी बात पर साजिद हल्का सा मुस्कुराकर बोले, मैं तुम्हें इस घर में अब डर नहीं लगने दूंगा, बस आज का दिन गुजार लो। साजिद का लहजा अजीब सा था, मगर मैं कुछ बोली नहीं। अगले दिन आया तो मैं इंतजार कर रही थी कि साजिद आज मुझे दूसरे घर जाने की खुशखबरी सुनाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज रात 12 बजे के बजाय शाम को ही 6 बजे साजिद घर आ गए। लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक 14 से 15 साल लड़की भी थी जिसने बुर्का पहना हुआ था। लड़की दुबली पतली जिसामत और हाथों से अंदाजा हो रहा था कि वो वाकई 14-15 साल की है। साजिद ने उसे घर के अंदर बैठने का कहा और खुद खाना पीने का सामान लेने वापस चले गए। लड़की ने साजिद के जाने के बाद नकाब उठाया तो मैं उसे देखती ही रह गई। बेइंतहा खूबसूरत और मासूम लड़की थी। मैंने जब उसे देखा तो हैरान ही रह गई। इससे पहले कि मैं कुछ सोचती, लड़की अपना अबाया संभालती अंदर वाले कमरे में चली गई, जैसे मुझसे कोई खास झिझक या फिर तकल्लुफ ना हो। मैं सोच रही थी कि शायद कोई मेहमान वगैरह होगी और उसे अच्छे तरीके से बिठाया और खाने पीने का पूछा, मगर वो कहने लगी कि वो कुछ खाएगी नहीं। मैंने इसरार नहीं किया। थोड़ी ही देर में साजिद घर वापस आ गए। वो बाजार से अच्छा खासा खाने पीने का सामान लाए थे, जिसमें मामूल से ज्यादा राशन भी था और बाकी सौदा सल्फ भी काफी ज्यादा था। मैंने साजिद को देखा तो हैरान रह गई। साजिद, आप इतना ज्यादा सामान क्यों लाए हैं? ये 3 महीनों के लिए काफी होगा? नहीं भाई, ये काफी नहीं होगा। अब हम 2 नहीं 3 हैं। महरीन कल से हमारे साथ रहेगी, तुम इसके लिए अलग जगह का बंदोबस्त कर दो। साजिद ने कहा तो मैं हैरान रह गई। महरीन, ये कौन है? आपने बताया नहीं। मेरे सवाल करने पर साजिद कहने लगी कि वो इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं महरीन का ख्याल रखूं। मैं कमरे में आई तो लड़की अपना बुर्का उतार कर हाथ मुंह धोकर साफ सुथरी बनकर बैठी थी, जैसे खाने का इंतजार कर रही हो। मैंने दिन का पका हुआ खाना खाया और उसके सामने रख दिया तो वो खुश होकर बड़ी रगबत से खाने लगी। महरीन के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। साजिद ने मुझे तसल्ली दी कि वो इस घर में बोझ बनकर नहीं रहेगी, बल्कि इस घर का सारा काम भी करेगी। साजिद की बात सुनकर मुझे तसल्ली तो हुई थी, मगर फिर भी मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि साजिद और इस लड़की के बीच में रिश्ता क्या है। ये लड़की अजनबी है या फिर इनके खानदान की?
मुझे तो कुछ नहीं पता था इस बारे में। मैंने बात करने की कोशिश की मगर उन्होंने टाल मटोल दिया। कहने लगे ये घर के कामों में तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बस तुम इससे अच्छा रवैया इख्तियार रखना। साजिद की बात सुनकर मैं मुतमईन तो नहीं हुई मगर फिर भी इस घर में मुझे बहुत डर लगता था। और वैसे भी ये लड़की साजिद को भाई कहकर बुलाती थी। उसकी उम्र भी कम थी। तभी मैंने महरीन के लहजे से अंदाज़ा लगा लिया कि वो नेक तबीयत की लड़की है। मैंने उसे काम पर रख लिया। अब वो दिन रात मेरे घर के काम में मसरूफ़ रहती, मुझे किसी शिकायत का मौका न देती। मगर एक दिन जब साजिद घर आए और वो काम कर रही थी, साजिद उसे गौर से देखने लगे और फिर गुमसुम से हो गए। मैं उनके चेहरे के तासुरात का बखूबी जायजा ले रही थी। उनको खोया हुआ देखकर बोली, क्या बात है साजिद, आप इसे इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? मेरी बात पर साजिद चौंक पड़े और मुझे नागवारी से देखकर बोले, तुम इस छोटी सी बच्ची से इतना काम करवाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? साजिद, आप ही ने तो कहा था कि इसे घर के काम के लिए लाए हैं। मैंने हैरत से साजिद की तरफ देखा। साजिद के चेहरे पर नाराजगी के आसार नजर आ रहे थे। हाँ, मैं इसे घर के कामों के लिए लाया था, मगर इतना भी नहीं कि तुम इसे नौकरानी समझ लो। तो फिर क्या समझूं साजिद? मैंने मशकूक लहजे में पूछा था। तुम इसे इंसान समझकर इसके साथ अच्छा सलूक रखो। साजिद ये कहकर खामोश हो गए और मैं सोचती रह गई कि साजिद ने ऐसा क्यों कहा। अगर ये लड़की हमारे काम काज के लिए लाई गई थी तो फिर काम ही करना चाहिए। साजिद को ज्यादा काम करने पे इतना मसला क्यों है? मैंने उस लड़की को अब नजर में रखना शुरू कर दिया। अगले दिन हमारे घर मुझसे मिलने कुछ खवातीन आई। उन्होंने उनके सामने उसे चाय बनाने का कहा तो सभी मुझे हैरत से देखने लगी। क्या हुआ? मैंने उन औरतों की तरफ देखकर पूछा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो शाहीना? शाहीना आंटी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इस जवान लड़की को घर में रखकर अपने आराम का बंदोबस्त कर रही हो? लड़की, तुम अपना घर बर्बाद कर रही हो। शाहीना आंटी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। क्या मतलब आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अनजान मत बनो बेटी, ये लड़की तुम्हारे घर के लिए ठीक नहीं है। इसकी उम्र देखो, जिसामत देखो और अपने आप को देखो। तुम्हारा मियाँ तो तुम्हारे बजाय तुम्हारी इस नौकरानी पर आशिक हो जाएगा। फिर तुम बैठी अपनी हाथ मलती रहना। शाहीना आंटी की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। सोचा भी नहीं था कि कभी कोई महरीन का मुकाबला मुझसे करेगा। मैं तो इंतहाई खूबसूरत थी, बस जरा जिसामत मोटी थी और अपना ख्याल नहीं रख पाती थी। शाहीना आंटी ने तो साथ ही कह दिया कि वो मेरे शौहर को ले जाएगी। चुनाचे मैंने सोच लिया कि आज साजिद घर आएंगे तो इस लड़की को घर से भेजने का कह दूंगी, क्योंकि मुझे इसकी खास जरूरत भी नहीं थी। वैसे भी हम दो लोग थे, हमें किसी मुलाजिम के बगैर भी जिंदगी गुजारने में कोई दुश्वारी नहीं थी। शाम पड़ी तो साजिद घर आए। उन्होंने हाथ में कुछ तोहफे तहाइफ उठा रखे थे। मैंने अपनी शिकायत का जिक्र करने से पहले इनसे ये पूछा कि आप इतना सारा सामान, ये तहाइफ किसके लिए लेकर आए हैं? तब साजिद की बात ने मुझे हैरान कर दिया। बोले कि ये तो मैं महरीन के लिए और तुम्हारे लिए लाया हूँ। महरीन इस घर में काम करने वाली बच्ची है, देखो सारा दिन काम में लगी रहती है। अब अगर इसके लिए कुछ पहनने ओढ़ने को नहीं लाऊंगा तो कितना बुरा महसूस करेगी। वैसे भी इस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। साजिद की बात सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। मैं उनसे लड़ पड़ी, उन्हें बुरा भला कहा और साफ बोल दिया कि जब तक ये लड़की इस घर में रहेगी मैं इस घर में अपना कदम नहीं रखूंगी। वो मेरी बात सुनकर बहुत परेशान हुए, मगर उन्होंने मुझे रोका भी नहीं। कहने लगे, महरीन इसी घर में रहेगी जब तक कि मैं इसके लिए कोई और बंदोबस्त नहीं कर लेता हूँ। कि आखिर वो लड़की साजिद की लगती क्या थी और जो वो उसके लिए कोई और इंतजाम करने का सोच रहे थे। मैंने दिल में ठान ली कि इस लड़की को ठिकाने लगा कर रहूंगी, कि इसके होते हुए मैं इस घर में खुश नहीं रह सकती। लेकिन उस रात एक अजीब वाकया हुआ। मेरी और साजिद की इसी बात पर लड़ाई हो गई। मुझसे वो बहुत खफा हुए। कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में रहना भी पसंद नहीं करूंगा। अगर तुम्हें कोई ज्यादा मसला है, तुम्हें मेरे किरदार पर यकीन नहीं, तो तुम जो चाहो करो। साजिद की इस बात पर हम दोनों ने लड़कर कमरा अलग कर लिया। हमारे घर में 2 ही कमरे थे। महरीन उन कमरों के बाहर वाली छोटी सी गैलरी में सोती थी। आज मैं और साजिद अलग अलग कमरे में सो रहे थे। रात का न जाने कौन सा पहर था कि मुझे अपने कमरे के बाहर खटकने की आवाज़ महसूस हुई। मैं चुकन्नी होकर बैठ गई। डर भी लग रहा था, लेकिन पक्का इरादा कर रखा था कि साजिद के कमरे में नहीं जाऊंगी। फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा कुछ खटका। मैं उठकर बैठ गई। अभी मैंने खिड़की से झांका ही था कि एक साया साजिद के कमरे की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। मुझे समझ नहीं आई कि कौन उधर गया है। तभी मैं उठकर खिड़की के पास आई और शीशे से आंख लगाकर बाहर देखा ही था कि जैसे मेरी जान निकल गई। महरीन अपने बिस्तर पर नहीं थी। मेरा दिल धक रह गया कि कहीं कोई महरीन से मिलने इस घर में ना आया हो। मगर फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं साजिद के कमरे में चलकर देखूं, ऐसा ना हो कि महरीन मोहतरमा वहां बैठी हो। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही साजिद के कमरे में झांकने की कोशिश की, उसके कमरे में मुझे सिसकियों की आवाज़ आने लगी।
और जबकि कमरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, मैं हैरान परेशान होकर सारे कमरे के बाहर बैठ गई। मेरे कान साजिद के दरवाजे पर लगे हुए थे। वो साजिद के कांधे से लगी रो रही थी और बहुत परेशानी वाली बातें कर रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं खिड़की से ये सारा मंजर देख रही थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर गई। साजिद और महरीन दोनों मुझे देखकर चौंक पड़े, मगर उनकी हालत में कोई फर्क नहीं आया। साजिद ने महरीन को गले से लगा रखा था और वो उसे हौसला दे रहे थे कि तुम कहीं नहीं जाओगी, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। अब अगर तुमने अपने भाई की बात ना मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साजिद उसे बाकायदा जैसे भाई बनकर समझा रहे थे, जबकि मुझे उनका ये दोगला रवैया पसंद नहीं था। एक तो गैर लड़की को घर ले आए, फिर मुझसे इजाजत दिए बगैर उससे बातचीत शुरू कर दी, और अब नौबत यहाँ तक आ गई थी। मैंने उसी वक्त आओ देखा ना ताओ उस लड़की पर झपट पड़ी और उसके बालों से पकड़कर उसे घसीटा। इतने में साजिद आगे बढ़े। उन्होंने मेरा हाथ रोका और मुझे सख्ती से डांट दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महरीन को हाथ लगाने की? तुम किस कदर बेवकूफ और जाहिल औरत हो। एक बार तुम ये तो देखो कि महरीन कितनी मासूम और भोली भाली है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम हो कि इस पर दौड़े चली जा रही हो। साजिद की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। तो आपका क्या रिश्ता है इससे? आप इसके लिए गैर महरम हैं। आपको ये जेब नहीं देता कि आप इस लड़की से यूं बात करें। ये कोई छोटी बच्ची तो नहीं, जवान बालिग लड़की है। अपनी बकवास बंद करो। साजिद मुझ पर चढ़ दौड़े। चलो दूसरे कमरे में तुम्हें सारी हकीकत बताता हूँ। साजिद ने मुझे बाजू से पकड़ा और दूसरे कमरे में ले जाने लगे, जबकि महरीन डरी सहमी इसी कमरे में बैठी रही। साजिद दूसरे कमरे में आकर मुझे समझाने लगे, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ, मुझे माफ़ कर दो कि तुम्हें बताने में मुझे देर होगी, मगर हकीकत यही है कि मैं महरीन का महरम हूँ और इसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। आज से 3 साल पहले मैं कोयटा नौकरी के सिलसिले में गया। वहाँ हमारे घर में हमेशा हादसे का मसला रहा करता था। घर में कभी पैसे पूरे ना होते, हम 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से खाते थे। इसलिए अम्मा ने मुझसे कह दिया कि तुम कोयटा रोजगार ढूंढने चले जाओ। वहाँ से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। अम्मी की बात जहन में बिठाकर मैं कोयटा शहर रहने चला गया, मगर यहाँ पर हालात इंतहाई मुख्तलिफ थे। घर से बाहर निकलना, नौकरी तलाश करना मुश्किल ही नहीं बल्कि जान जोखम का काम था, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर सर्दी का मौसम था। सर्दी और फिर खुश्क इलाका, ये मौसम मेरे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हुआ। मगर अम्मा की मासूम शक्ल याद आती थी। मुझे घर से काम करने के लिए निकलना पड़ता। लाहौर जैसे गर्म इलाके से होकर कोयटा जैसे सर्द और खुश्क इलाके में जाकर मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। मगर खुशकिस्मती ये कि जल्दी मेरी मुलाकात जलाल खान से हो गई। जलाल खान यहाँ का मकामी रहने वाला था। उसके हालात भी मेरे जैसे ही थे, लेकिन उसे किसी बात की फिक्र नहीं थी। जलाल खान एक कमरे में रहता था जहाँ उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी रिहाइश पजीर था। घर किसी बूढ़े आदमी का था। हम उस बूढ़े आदमी के लिए खाना वगैरह तैयार करते, उसे कोई ना कोई चीज़ खाने के लिए ला देते और ये हमें रहने के लिए कमरा दिए हुए था। वो बोले खाना पकाना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग उसकी मदद कर सकते हैं। खान लाला की औलाद उसे छोड़कर चली गई थी और बीवी की वफात हो गई थी और वो बेसहारा रह गया था। हम खान का सहारा बनकर उसी के साथ रहने लगे। खान लाला ने मेरे आने पर जलाल को एक और कमरा दे दिया। तुम दोनों भाई एक साथ रह लो, वैसे भी हम उम्र लोगों की आपस में ज्यादा बनती है। तब मैं और जलाल एक कमरे में रहने लगे। 2 दिन ही हुए थे कि मुझे जलाल की आदतों का अंदाजा हो गया। वो अक्सर किसी लड़की से फोन पर बात करता और कभी कभी उसे खत देने भी जाता था। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दिन बिजली न होती थी। उस कमरे में रहने के बाद मैं उसकी मोहब्बत की दास्तान से काफी हद तक वाकिफ हो गया था, मगर इतना भी जान गया था कि जलाल उस लड़की के साथ मुखलिस नहीं था, बल्कि सिर्फ एक थप्पड़ का बदला लेने की खातिर उसे दिन रात बातें करता और उसे मनाने की कोशिश करता। वो एक बार उसकी मोहब्बत को हाँ कह दे। जलाल को इस बात पर मैंने बहुत समझाया कि तुम ऐसा ना करो, वो लड़की भी किसी की बहन बेटी होगी, मगर जलाल को ये बात समझ नहीं आती थी। एक दिन जलाल बहुत खुश था, कहने लगा मछली जाल में फंस गई है। आज मेरी महबूबा मुझसे मेरे 4 दोस्तों से मिलने आ रही है। उसका घटिया अंदाज और लहजा देखकर मैं उसकी नीयत समझ गया था। फिर न जाने क्या हुआ कि उसने मुझे भी बहला फुसला कर अपने साथ मिला लिया और कहने लगा हम लोगों ने खुफिया ठिकाने का बंदोबस्त किया हुआ है, तो तुम सिर्फ हमारा पहरा देने के लिए वहां जाओगे, और अगर तुम कुछ और चाहो तो कुछ भी, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तो सिर्फ उससे बदला लेना चाहता हूँ। मैं उसकी घटिया सोच पर हैरान रह गया। किसी और इरादे के तहत मैं जलाल खान के साथ उसके खुफिया ठिकाने पर चला गया। थोड़ी ही देर के बाद एक अच्छी सी लड़की चादर लपेटे कमरे के अंदर दाखिल होने लगी। जलाल के दोस्त उसी कमरे में छुपके बैठे हुए थे। न जाने क्यों लड़की की आंखों पर नजर पड़ते ही मेरे अंदर का छुपा नेक इंसान जाग गया। इससे पहले कि जलाल लड़की को कमरे में ले आता, मैंने एक झटके से लड़की को पीछे कर दिया। उसे सारी हकीकत एक सांस में बताकर वहां से भागने को कहा।
लड़की ने जहरीली नजरों से जलाल को देखा। जलाल गुस्से में आ गया और उसके साथी भी कमरे से बाहर आ गए और लड़की के पीछे भागे। मैंने भी उन चारों को संभालने की कोशिश की, मगर वो चार हट्टे कट्टे नौजवान थे, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। बहरहाल हालात की नज़ाकत को समझते हुए उन लोगों ने लड़की का दूर तक पीछा नहीं किया, क्योंकि उस इलाके में लड़कियों को छेड़ना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। अलबत्ता मैं उस लड़की को बचाने काफ़ी दूर तक आया था। वो लड़की बहुत रो रही थी। मैं उसके साथ उसके घर तक चला गया। मैं जानता था कि वहाँ जाकर उसे तरह तरह के सवालों का सामना करना पड़ेगा, और फिर वहाँ जाकर वही हुआ जिसका डर था। लड़की के बाप को न जाने कहाँ से इल्म हो गया कि उसकी बेटी किसी लड़के से मिलने गई है। वो जान से मार ही देता कि मैं एक बार फिर उसकी मदद को वहाँ पहुँचा। उस लड़की को बचाने में मैं कामयाब हो गया, लेकिन लड़की के बाप पर नज़र पड़ते ही मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं उन्हें हैरत ज़दा नज़रों से देख रहा था, जबकि वो भी मुझे नदामत भरी निगाहों से देख रहे थे। उन्होंने मुझे अपने घर आने का कहा, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं महरीन को लेकर वहाँ से वापस आ गया। महरीन को मैंने अपने एक दोस्त के घर पर रहने के लिए जगह दी। मैंने सोचा कि अब मैं भी घर बार वाला हूँ, क्योंकि महरीन को तो क्यों ना महरीन को अपने साथ ही रखूं। महरीन मेरी सगी बहन नहीं है, मेरे बाप की औलाद है, जिन्होंने कोयटा जाकर दूसरी शादी कर ली थी और मेरी माँ को धोखा दिया। हालांकि मेरी माँ, जो अपने भाइयों की एक ही बहन थी, अगर उनके साथ कोई भी नाइंसाफी करता तो वो उसकी टांगे तोड़ देते। वो अपनी बहन के मामले में बहुत हसास थे। तभी मेरे बाबा दोबारा उस शहर में नहीं आए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो वापस पलटे तो उनकी बीवी के भाई उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक खातून के इश्क में गिरफ्तार होकर उससे शादी कर बैठे थे। फिर उसे एक औलाद हुई, जिसके साथ वो अकेले ही रहते थे। उनकी बीवी अब उन्हें छोड़कर दूसरे जहां चली गई थी। शायद उनको कुदरत की तरफ से ये सज़ा मिली थी कि ये आखिरी वक्त में अपनी बेटी की हिफाजत भी ना कर पाए। मैंने तो बाबा को माफ़ कर दिया, लेकिन अम्मा की वजह से मैं उन्हें वालिद का दर्जा नहीं दे सका। अलबत्ता महरीन मेरी बहन है, ये मासूम और बेकसूर है। अब्बा की गलती की सज़ा मैं इसे नहीं देना चाहता, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अब मैं अपने मामू को ये भी नहीं बताना चाहता कि ये लड़की मेरी बहन है, वरना वो ज़रूर महरीन को नुकसान पहुँचाएंगे। इतना कहकर साजिद खामोश हो गए और मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। उन्होंने मुझसे कितनी बड़ी हकीकत छुपाई, लेकिन इस सब में कसूर शायद मेरे ससुर का भी था। लेकिन महरीन बेचारी पर मुझे तरस आता है। वो अब भी मेरे साथ मेरी नन की हैसियत से रह रही है। मैं उसे बहन जैसा प्यार देती हूँ। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं महरीन के लिए रिश्ता कैसे तलाश करूँ, क्योंकि महरीन के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए खानदान का बताए बगैर रिश्ता करना भी नामुमकिन है। आप ही बताइए, इस मुश्किल का हल क्या है? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा।